अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन की हवा हर तरफ चल पड़ी है। इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है कि अगर असम्बलियां तहलील होती हैं तो वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और KPK और पंजाब की इलेक्शन की तरफ उन्होंने उनकी तैयारी के हवाले से उन्होंने कहा है। और उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि MQM ने इत्तेहादी जमातों से अलहदगी की वार्निंग भी दे दी है और उनको जैसे ही वार्निंग मिली है तो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की तो दौड़ें लग गई हैं। उसके अलावा खबर ये भी है कि सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खत लिखा और ख़त के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है उसके ऊपर इजलास बुलाया और इजलास के बाद उन्होंने हतमी एक फ़ैसला जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। तो इसी मुनासबत से डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया है कि इलेक्शन कल ही होंगे। दो जमातें जो हैं वो राज़ी हैं, दो जो हैं वो नाराज़ हैं, तो क्या रोते धोते इलेक्शन हो जाएंगे? उसके अलावा मैं ये भी ऐड करते चलूँ कि असम्बली तहलील होगी या कोई इसमें रास्ता निकल आएगा, क्या कहेंगे आप? देखें जी, वो चाल देखिए हुजूर, वो चाल क़यामत की चल गया। देखिए हुजूर, वो चाल क़यामत की चल गया। आप शेर जैसा भी था, सीधा पदरा आप कर लें, लेकिन खान साहब क्या क़यामत की चाल चल गए। अभी बात ये हुई कि 186 पूरा नहीं हो रहा था, वो हो गया। अभी असम्बली तहलील होगी 48 आवर्स के बाद। गवर्नर साहब के पास उनके पास दूसरा लाएअमल नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है और ना ही कानून उनको इजाज़त देता है कि वो असम्बली तहलील होने की जो है वो समरी मंजूर ना करें। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि KPK की में भी उन्होंने वो प्रोसेस करवाना शुरू कर दिया। लेकिन खान साहब को मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो अब सियासतदान बन गए हैं पक्के वाले। अच्छा, अब और वो जो है वो पावर लॉक्स को भी खेल रहे हैं, पावर हॉर्सेस भी देख रहे हैं और मज़े की बात है कि वो ग्राउंड के ऊपर जिसमें जो फेम बेस्ड चीज़ें होती हैं उनको भी देख रहे हैं। अच्छा, एक नई चाल वो उन्होंने खेल दी कि अपने साथ मंसूब ऐसा कर दिया कि पीपल्स पार्टी को भी अब ये ऐलान करना पड़ रहा है और उनके जो निजी सर्कल है उनको कहना पड़ गया कि अभी हमें इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। अच्छा, कॉर्नर कौन होने वाला है? नून। नया हरकत क्या की, जबरदस्त हरकत की और मैं उनको कमाल का सियासतदान मान गया, वो ये कि सूबों में पंजाब में बैठ के वफाक में वजीर आजम को मुसीबत डाल दी है। अब हालत ये हो गई, ये सिचुएशन नई ये है कि अब जो है वो हो सकता है कि सदर अलवी साहब जो है वो क्या नाम है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ जाए। एतमाद का वोट लेना पड़ जाए। इस वजह से आप पूछेंगे क्यों? वो इस वजह से क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो कराची में हो रहे थे उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की। उन्होंने कहा फौरी करवाएं और यह यहाँ पर हल्का बंदी नहीं हुई। MQM राजी नहीं है, उधर से उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। PSP और वो सारे के सारे MQM पुराने लोग जो हैं वो आपस में मिल गए हैं, जत्था बराबर हो गया। इस वक्त जो भारी पोजीशन में है वहां पे जमात इस्लामी है। चुनाचे उनके पास दो तरीके हैं, एक तो वो वैसे भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो करंट उनके पास सीट्स हैं उसकी वजह से वो वफाक में परेशानी जरूर दे सकते हैं। चुनाचे अब अगर वो अपने आप को हुकूमत से अलग करते हैं तो शहबाज शरीफ को क्या करना पड़ेगा? एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो आपको फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि खान साहब चाल क़यामत की चल गया, बिसात बदल दी। वफाक से पंजाब से वफाक हिला दिया, जमान पाक से वफाक हिला दिया। जिस मुसीबत में वो थे वो उसमें उनको डाल दिया। लेकिन अब दो इंपॉर्टेंट बात है, चंद उनके जो छोड़े हुए जो सहाफ़ी होते हैं वो अक्सर क्योंकि बैठे हुए होते हैं साथ ही और वो इस तरह की बातें किए जाते हैं, वो कह रहे थे कि अब मामला ये होगा कि मोनस इलाही साहब इधर बैठेंगे क्योंकि अब साथ दे दिया ना परवेज इलाही साहब ने, और 3 महीने के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के बता दिया कि पंजाब उनके पास है, उनके पास विल भी है, उनके पास स्किल भी है। 2 लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, विल एंड स्किल। और मैं खान साहब को भी कहूंगा, खुदारा अगली हुकूमत जब आपके पास आ जाए तो विल एंड स्किल के साथ काम कीजिएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोनस जैसे ही उतरेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। वो क्यों उतरेगा? वैसे इतना बेवकूफ तो वो भी नहीं है। दूसरी बात ये कि अब जो है वो प्रेशर भी डालेंगे, पकड़ धक्कड़ भी होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन उससे पहले खान साहब का ये सिक्का चल गया तो सदर अलवी साहब जब वो असम्बली के लिए एतमाद का वोट ले लेंगे फिर ये पकड़ते फिरें। हालत अब आपके सामने ये हो गई कि अब जो है खान सारी की सारी बार्गेनिंग पावर खान साहब के पास है। अब जो मर्जी आप कर लें। KPK सिंध, अच्छा KPK पंजाब सिंध,
अब तीनों तो खान साहब के पास हैं, आप 15 किलोमीटर के वजीर आजम हैं, जो फैसला करना चाहें करें। चलते हैं हम अपने मेहमानों ठीक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शंदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वजीर आजम के एतमाद के वोट की तरफ जाने के इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? शुक्रिया मारिया बीबी। देखें, ये बातें तो हम कब से सुन रहे हैं, एज अर्ली एज मई 2022 जब हालात खराब होने लगे तो जराए ने बताया था, और बहुत पक्के जराए ने, कि 12 MNAs थे उस वक्त नून लीग के, और तकरीबन 6-7 MNAs थे पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने पावर कॉरिडोर्स में या पावर सेंटर्स में ये मैसेज भिजवाया कि हमें अगर पता होता ये बैरूनी मुल्क स्पॉन्सर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो पार्टी की अपनी इज्जत, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज्यादा है। हम उसी वक्त अपनी पार्टी को तो ना छोड़ते, बट ये जो मौकफ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसको हम कभी उसका हिस्सा ना बनते। ये सिर्फ मेरे लिए एक इनकरेजिंग चीज है कि हर पार्टी में, PDM में भी गैरत और ऐसे इज्जतमंद लोग हैं जो पाकिस्तान को पहले रखते हैं। तो अगर अब राब्ते शुरू हो चुके हैं तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि जो चीज खान साहब ने प्रिडिक्ट की थी, और उनकी एक स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट थी, अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ नहीं था, बट उन्होंने टीवी पे बैठ के बोला था कि मेरे साथ तो जो करना है किसी ने कर लेगा, हुकूमत ले लेगा। असैसिनेशन की भी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, बड़ी सर आप जो इस अवाम के साथ करेंगे उसका अजाला कौन करेगा? और वो आज आपके सामने है। हुकूमत के साथ डायलॉग शुरू हो चुके हैं। सॉरी, खान साहब के हुकूमत के साथ डायलॉग शुरू हो गए, यानी PTI की एज होल उनके डायलॉग शुरू हो चुके हैं हुकूमत के साथ, यानी इलेक्शन पर वो मानने के लिए क्या टाइमली इलेक्शन? तो स्टेटमेंट खान साहब का डे 1 से है, जब भी ये कहते थे, दिस इज बिफोर दे ट्राइड असैसिनेशन अटेम्प्ट, कि खान साहब को कहा जाता था कि आए हमारे साथ बैठे। खान साहब ने बोला कि मैं हर चीज के लिए डिस्कशन बैठने को तैयार हूं, आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। उधर से जवाब आता था कि नहीं, पहले आप पंजाब और KP को डिसॉल्व करें। अब तो वो भी हो गया है। माजरत के साथ मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी भी सीरियस थे किसी भी डायलॉग के लिए, बट दे वर बेटिंग ऑन द रॉन्ग हॉर्सेस। दे एक्चुअली थॉट कि ये खान साहब को अंदर बाहर जानते हैं और वो डेयर नहीं करेगा। उनको ये नहीं समझ आती कि खान साहब इज नथिंग टू लूज। अच्छा, ये फरमाइएगा, टोटल सीट्स कितनी हैं जो MQM जो टोटल, क्योंकि उनका अब अलायंस हो गया, टोटल सीट्स उनके पास कितनी है? वो बार्गेनिंग पावर में भी है? उधर बल्दिया जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो ना वो सिलेक्शन में जाएंगे, अगर जाएंगे तो हार जाएंगे PTI के बगैर। PTI कितनी सीट्स उनको एडजस्टमेंट के लिए दे सकती है? और क्या मुमकिन है कि जो सदर अलवी साहब हैं वो एतमाद का वोट तलब कर लें उनसे? देखिए, अगर तो MQM ने फैसला कर लिया है उसूली कि वो इस फेडरल कोalition का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो वो तो उनकी एक खासी अक्सरियत है और वो ये गवर्नमेंट गिरेगी। हाँ, इसमें ये ट्रिक हो सकता है कि जो PTI के डिसिडेंट्स बैठे हुए हैं वो अपने करियर पे खिलवाड़ करें, वो सामने आए और शहबाज शरीफ की हुकूमत को संभाल लें। लेकिन आपको पहले से पता है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ चुका है कि जो लोग पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे उनका तो वोट काउंट ही नहीं करेगा। आर्टिकल 63A, सॉरी, आर्टिकल 63A के तहत वो पाबंद। राइट। अच्छा, दूसरा जो MKM के कराची में जिस तरह की गेम हो रही है कि जी इलेक्शन डिले करवाएं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, जिस बात पे मुझे दुख होता है डॉक्टर साहब, एक तो होती है ना सियासी एक दूसरे की पकड़ उछालना, एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग करना, वो अपनी जगह है। जिस चीज से मेरा दिल खराब होता है और हर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी का दिल खराब होता है, कि आप लोगों की 2-2, 3-3 साल पुरानी स्टेटमेंट्स निकाल, PSP क्या कह रही है, MQM क्या कह रही है। अब तो मजाक भी बन गया कि जी पाक सरजमीन पार्टी है, इसके बाद रहबरे शादबाद पार्टी और लब पे आती है पार्टी, अब ये पार्टियां बनेंगी। तो व्हाट आर यू गाइस डूइंग? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि आज आप एक दूसरे को कहेंगे कि ये इंडिया के एजेंट है, रॉ के एजेंट है, बोरियों में लाशें डालता है, और फिर ओवरनाइट आप आवाम को कन्विंस करेंगे कि नहीं जी हम आपके लिए जेन्युइन है। सो नंबर्स गेम, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, तकरीबन 4 दिन पहले, अभी पंजाब के असेंबली का ये नहीं हुआ था, 5 दिन पहले, एंड आई सेड इट इज इररिलेवेंट कि चौधरी परवेज इलाही क्या कह रहे हैं, मोनिस इलाही क्या कह रहे हैं, इमरान खान क्या कह रहे हैं। जो बात समझने वाली है कि ये गेम PDM के हाथ से निकल चुकी है। इसी तरह पहले तो सिर्फ कराची था, अब सिंध निकल गया इनके हाथ से। और आपका क्या ख्याल है, जो पिछले 4-5 महीनों से खान साहब को ऑफर्स हो रही हैं, वो ऑफर क्या थी? मैं आपको उसकी बेसिस बताती हूँ। ऑफर ये थी कि नंबर 1 आप अरशद शरीफ केस को भूल जाएं। नंबर 2, ये तो खान साहब की असैसिनेशन तो अभी हुई है 3 नवंबर को। नंबर 2, आप ये भूल जाएं कि जो आपका सिंध आपको नहीं मिलेगा वो बिलावल को हम देंगे। तीसरा, आप बलूचिस्तान को भूल जाएं, वो जैसा है उसको चलता रहने दे। आपके पास AJK है, GB है, पंजाब है, KP है, आपको 10 साल PM बनाए रखेंगे। लेकिन ये चीजें आप छोड़ दें।
तो खान साहब में और इन बाकियों में फिर फर्क क्या रह गया? इशू सारे अच्छा हैं मैडम, डॉक्टर साहब, मैं घुमा ये के बात बात आपने इधर बहुत आती शानदार है। कर दी, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लैरिफाई ऑल दीस थिंग। ये बताइए कि अब करना क्या है, यानी केपीके से भी तहलील कर देंगे वो तो जब तक, क्योंकि अब खान साहब ने डेट देनी है, वो बाइंग पावर में आ गए हैं, एम आई राइट? अब ये बताइए कि वो कब की डेट देंगे? आपको लगता है कि जो है वफाक वाले जो हैं, जो वजीर आजम, सिर्फ जो 15 किलोमीटर के वजीर आजम है, और राना सनाउल्लाह साहब जो वो बताते रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, वो जो ब्रीफिंग दी है वो तो सारी नलीफाई हो गई। अब क्या करेंगे? क्या वो इलेक्शन का टाइम दे देंगे? आपको लगता है कि वो इलेक्शन के ऊपर मान जाएंगे, एक इलेक्शन टाइम के ऊपर? और उधर जो है वो एमक्यूएम है, वो आपके साथ कोई ना कोई जोड़ तोड़ करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ी वीक है वहां पर। देखिए डॉक्टर साहब, ये 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए, मैं एक एक का जवाब देती जी हूँ। प्लीज। जहां तक एमक्यूएम का सवाल है, एमक्यूएम से लोगों की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब उन्होंने महंगाई के बहाने खान साहब की हुकूमत गिराने में हिस्सा लिया, और अब जो पाकिस्तान में एक हिस्टोरिक महंगाई आ चुकी है, 32% आपकी नॉर्मल है और 42% खुर्दनी अशिया पे है, तो आपका क्या ख्याल है कि जो एमक्यूएम के सपोर्टर्स है कराची में, वो इंसान नहीं है, वो खाना नहीं खाते, और वो देख नहीं रहे कि उन्होंने उनके साथ नहीं तो धोखा मैडम, किया, वो आपके इन वो सभी के आप साथ हाथ नहीं धोखा किया? मिलाएंगे? बात वोटर्स की है, नहीं, ये वोटर्स को एग्री, कितना इंटिमिडेट कर सकते आई हैं, एग्री, ये तो एक इशू हो गया। जी आई एग्रीड, लेकिन आप हाथ नहीं मिलाएंगे? अगर वो आपके साथ कोई हाथ मिलाना चाहे, एमक्यूएम जो है वो कुल मिलाकर एमक्यूएम जो है वो हाथ मिलाना चाहे, तो आप उनको हाथ देंगे या नहीं देंगे? देखें, अगर आपको याद है, खान साहब ने 5-6 दफा ये कई इंटरव्यूज में बात की है, नेचुरली हर गवर्नमेंट में छोटी पार्टी वाले एलाइज होते हैं, लेकिन ये खान साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि अगर उनको गवर्नमेंट एलाइज के बेसिस पे बनानी पड़ी, जब इस तरह बनी थी, और ये बात मैंने कितने शोज में कही है कि हमारे कितने एमएनएस को 30 वोटों से, 25 से, 5 से, 10 से हराया गया था, ताकि ये मैजिक फॉर्मूला आ जाए कि 130 से ज्यादा खान के एमएनएस ना हो, फिर 20-25 मेरी तरह लोग रिजर्व आ जाएं, माइनॉरिटीज आ जाए, खवातीन आ जाए, और 20-25 ये जो छोटी छोटी पार्टीज है, गवर्नमेंट बने, एक हंग गवर्नमेंट। तो खान साहब कहते हैं कि इस दफा अगर मेरे पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी, पीटीआई के दैट इज अपने ट्रू। अरकान, अच्छा, तो अदरवाइज वेरी लास्ट क्वेश्चन टू, वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू, गवर्नमेंट उनकी बेसिस पे नहीं थैंक यू बनेगी। मैडम, थैंक यू वेरी मच, टाइम क्योंकि शॉर्ट है, वेरी लास्ट क्वेश्चन। पीटीआई केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए अपने नॉमिनीज सेलेक्ट कर चुकी है, और खुदा ना खासा कहीं फवाद चौधरी और हमाद अजहर वगैरह तो नहीं है? केपी के लिए नहीं, कहीं के लिए भी? देखिए, केपीके के लिए तो कल हमारी खान साहब की स्पोक्स पर्सन की मीटिंग हुई है, और उन्होंने हमें टाइम दे दिया, क्योंकि स्पोक्स पर्सन में सारों सूबों के नुमाइंदे होते हैं, और उसमें केपीके का उन्होंने कहा है कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्नोक्रेट भी है और वो इलेक्टेबल भी था, अच्छे इलेक्शन लेकर आए, बड़ा अच्छा नाम है, यानी फखर इमाम साहब, इस तरह के लोगों को भी बनाया जाएगा? इस तरह के लोग भी आगे आएंगे, या फवाद चौधरी साहब का चेहरा हम देखते रहेंगे? देखिए, जो खान साहब के ये पर्सनल डिसीजंस हैं कि कौन क्या चलाएगा, सूबा कौन चलाएगा, काबीना कौन चलाएगा, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। और टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक खान साहब, एक बात में जो पब्लिकली उन्होंने कही थी, हमारे एक एलाय हैं, बहुत ही डिसेंट आदमी है जीडीए के, गौस बख्श महर साहब, उन्होंने खान साहब से बात कही थी, तकरीबन 11 या 12 अप्रैल की बात है, जब ये हुकूमत हमारी चली गई थी, और उन्होंने खान साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि सर, आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन आप थोड़ा सा मर्दम शनासी सीखे, हर बंदा आपकी तरह नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, काबीना अब आपने ऐसे बनानी है जो लोगों की मर्जी की हो, यानी जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो। एक तो होता है ना कि आप सीट अवार्ड करते हैं और लोग उसको वोट देते नहीं देते, लेकिन काबीना में आपको ऐसे चेहरे लाने पड़ेंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी अबव बोर्ड हो। तो अब खान साहब किसको रखेंगे उसमें, कहाँ फिट करेंगे, कहाँ रखेंगे, ये तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा। बट देखिए, हमारे जी ठीक है, रानवा तहरीक इंसाफ शंदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ थी, आपने रद्द कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ साबिक वज़ीर तालीम पंजाब मियाँ इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सियासी मंजरनामा आपके सामने, ओवर टू यू। सर, मैं सवाल ही मियाँ साहब से करना चाहूँगा। मियाँ साहब, फरमाइएगा कि एक तो बहुत मुबारक हो, 186 के साथ जो है वो आपको एतमाद का वोट मिल गया, परवेज़ इलाही साहब कामयाब हो गए, और कामयाब होने के साथ साथ आपका अगला अलायंस भी बड़ा बेहतरीन हो गया। अब सिर्फ असम्बलियाँ टूटनी है, इधर से पंजाब से, उधर केपीके से, लेकिन आप लोगों ने पंजाब से वार करते हुए वफाक हिला दिया। वफाक में अब इस हालत में आ गए कि सदर अलवी साहब जो हैं वो मुमकिन है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कहें कि अब आप एतमाद का वोट लें, बड़ा अच्छा किया। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट सवाल करने लगा हूं सर। राना सनाउल्लाह साहब ने वजाहतें दी हैं नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा
कि हुक्मरान इत्तेहाद के 5 नाराज अरकान को परवेज इलाही साहब ने आखिरी लम्हात में मनाने में कामयाब हो गए। ये क्या सर अंदर की कहानी है? और प्लस वो ये कहते हैं कि मोनस इलाही साहब को आते गिरफ्तार करेंगे, ये क्या तरीकाकार है? देखिए, राना सनाउल्लाह आपको पता है कि हमेशा से ही उन्होंने एक बहुत अनरेस्ट क्रिएट किया। उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं और उनका जो माइंड सेट है वो बड़ा जंगजू है। वो तो बिलीव करते हैं सियासी ग्रेस में, एथिक्स में कम से कम एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए आपस में सियासी जमातों का। आपने देखा किस अंदाज से वो आके वहां पे बैठ के बैठ के और फिर थ्रेट करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। और फिर अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो। और फिर उन्होंने वहां पे पंजाब असेंबली में घुसने की कोशिश की, जो कि ठीक है वो आ गए, फिर अता तारड़ वाला इशू हुआ। तो ये इन्होंने पहले दिन से, जब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया, तो इन्होंने कहा कि जी 12 बंदे इनके शॉर्ट हैं, इनको तो एतमाद इनके पास है ही नहीं है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा की इंतहा की और इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया चौधरी। अच्छा, नहीं नेगेटिव तो कर नहीं सकते थे सर। जैसे ही वो परवेज इलाही साहब आए, रेस्क्यू 1122 ऑपरेटिव हो गई, बड़े सारे काम हो गए, फूड अथॉरिटी बेहतर हो गई, आटे का निजाम भी आपने बेहतर किया, फ्लोर मिल को भी बेहतर किया। खैर, कामों को हम बाद में बात करेंगे। सर ये बताएं कि जो इल्जाम लगाया कि उन्होंने 5 नाराज अरकान को मनाया, सर वो कहना कुछ और जा रहे हैं, तो मनाया किस तरह? बातचीत से ही मनाया ना, ऑफ कोर्स। देखिए, हमारा जो 186 का नंबर है वो इंटैक्ट था। और आप 1 2 5 बंदे जो थे वो डिसिडेंट्स थे, जो कि नाराज थे। लोगों के काम नहीं होते तो लोग नाराज हो जाते हैं सर। और उसमें ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है कि एमपीए नाराज होता है, एमएनए नाराज होता है, लेकिन वो तो उन्होंने मना लिए सर। अब ये बताइए सर कि मोनस इलाही साहब को अता तारड़ साहब जो हैं वो पता नहीं अभी पूरे तरीके से अभी बड़े भी हुए हैं या नहीं हुए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, ये किस तरीके से धमकियां दे रहे? उनकी क़यादत मौजूद नहीं, नून लीग में क़यादत का फुकदान है, उनकी क़यादत एक पेज पे नहीं, और वो धमकियां दे रहे हैं कि मोनस इलाही साहब आएंगे और सारे केसेस जो हैं वो परवेज इलाही साहब के लिए और मोनस इलाही साहब के ऊपर खोल देंगे या इमरान खान साहब पे खोल देंगे। ये क्या मामलात है सर? ये जो सियासी इमेच्योर वर्कर हैं नून लीग के, इन्होंने सारी फिजा को खराब किया। और दरअसल रोल तो बनता था हमजा शहबाज का। हमजा शहबाज तो मिसिंग है। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आप ऑपोजिशन लीडर हैं, आपने देखा जब से उनको हार हुई और वो नहीं बन सके चीफ मिनिस्टर, ही इज वैनिश्ड। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि सारे लोग जो हैं, पूरा नून लीग ने रो कर कहा कि जब हमारा लीडर हमजा ही साथ हमारे नहीं है तो हमने किस लिए जीतना है और क्यों जीतना है? Am I right? बाकी जो मोनस इलाही साहब की आपने बात की, ये कौन से को पहली बारी हुआ है? सारी जिंदगी इनकी खिलाफ इंक्वायरियां होती रही हैं, इनकी तलबी होती रही है। एफआईए ने तलब किया, अपना नैब ने तलब किया। तो चूंकि वफाक के पास एक ये टूल है और वफाक के अंडर है, नैब भी है, एफआईए भी है, एफआईए को इन्होंने इस्तेमाल किया और किसी भी किस्म की इंक्वायरी ये कर सकते हैं। दे वांट टू ब्रेक, एक्चुअली वो चाहते हैं कि मोनस इलाही हो या कोई और हमारे पार्टी का बंदा हो, उसको ब्रेक किया जाए। लेकिन ब्रेक किसने होना है? अच्छा, ये जो सिनिकल हरकत करेंगे या जो सिनिकल आइडियाज इनके दिमाग में अब उभर रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? मतलब एक तो ये पर्चे वर्चे करेंगे, फलां करेंगे, जो भी करेंगे, असम्बलियां भी तहलील हो जाएंगी, केपीके से भी और पंजाब से भी। उधर जो है वो जो एमक्यूएम है वो भी चाहता है कि आपसे हाथ मिला ले। इधर तगड़े तौर पे परवेज इलाही साहब के साथ आप हैं। अंदर खाने सर सीट एडजस्टमेंट की बात हो गई है परवेज इलाही साहब की खान साहब से? जी बिल्कुल, सीट एडजस्टमेंट की बात हुई। अभी परवेज खटक साहब कल मिले हैं चौधरी परवेज इलाही को। ओके। और कहा कि जी बताइए कि अब आइंदा का क्या लायामल है सीट एडजस्टमेंट। तो परवेज इलाही साहब ने कहा कि यार अभी सीट की बात करूंगा तो शायद लोग समझे कि मैं कोई प्रेशराइज कर रहा हूँ, तो बस ठीक है, जब वक्त आएगा तो देखेंगे, इमरान खान हमसे बुरा नहीं करेगा। अच्छा, एक स्टेटमेंट नहीं तो वो तो खान साहब ने नहीं, वो तो परवेज इलाही साहब तो मुसलसल ग्रेस शो कर रहे हैं और जहां पर उनको क्रिटिसिज्म देना चाहिए था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिया कि आप फौज के मामले में अब इस तरह के मामलात अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ये जो कि बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि ऐसे ना किया जाए। सर ये बताएं कि अब जो मामला बन रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आरिफ अलवी साहब, कितना आपका प्रेडिक्शन है या कैलकुलेशन है
कि वो एतमाद का वोट मांग लेंगे, क्योंकि उधर से MQM अपनी 7 नशिस्त या जितनी भी नशिस्तें हैं वो अगर असेंबली तोड़ देते हैं, वो भी अगर उस पार्टी से निकल जाते हैं, तो कितने % आपको चांसेस लग रहे हैं कि वो इनसे मांग लेंगे एतमाद का वोट शहबाज शरीफ साहब से? डॉक्टर साहब, इट इज टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। और आई थिंक हम अपना भी होमवर्क कर रहे हैं, भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी कॉन्फिडेंस इनको मैसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो आई थिंक दिस विल हैपन। देखिए ना, अगर आपका जो MNAs हैं PTI के, उनका जो है वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करवाना बहुत जरूरी है। जो है नीचे की 2 असेंबलियां टूट जाएंगी, पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ है, तो कॉन्फिडेंस का वोट तो लेना पड़ेगा और जस्टिफाइड होगा। इन्होंने तो बड़ी उजलत में कहा ना गवर्नर पंजाब ने हमें कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, हमने सुना है कि आपके पास एतमाद नहीं है। उन्होंने उसको डिसीट कर दिया, CM को डीनोटिफाई कर दिया, कैबिनेट को। तो ये हुआ है, कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन जहां तक कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के लेने की बात है, मुझे लग रहा है दिस इज ऑन द कार्ड। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो पीपल्स पार्टी है उसने भी, मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे बेवकूफ़ी तो करनी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि वो भी इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे सर, जनरल इलेक्शन की तरफ? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर सकती 2 असेंबलियों का डिसॉल्व होना। ये बहुत बड़ी बात है। 70% पॉपुलेशन की जो रिप्रेजेंटेशन है असेंबली के जरिए, 2 सूबाई के जरिए, अगर वो तहलील हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, और अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत या डेमोक्रेसी सस्टेन कर, बिल्कुल नहीं सस्टेन कर सकेगी। तो फिर यहाँ पर सर नून लीग जो है वो कॉर्नर नहीं हो गई मुकम्मल तौर पर? मुझे लगता है ये तो उनको आसिफ सरदारी साहब ने और फजल रहमान ने मिलकर बर्बाद कर दिया नून लीग को। देखिए, आप नून लीग तो अंडर प्रेशर है। इमरान खान या हम अंडर प्रेशर नहीं है। इस पूरी सियासी गेम की जो डोर है वो इमरान खान और परवेज के हाथ में है। हम किस तरफ चाहें इसको हम ले जा सकते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को। अगर ये लोग बिहेव नहीं करेंगे तो फिर वही हुआ, क्योंकि हमें डिसॉल्व करना पड़ा। तो अंडर प्रेशर जो है वो PDM है। PDM के जो इत्तेहादी हैं, 7 हैं या 9 हैं, जितने भी हैं, प्राइम मिनिस्टर इज अंडर प्रेशर। और हर बंदे की अपनी एक गेम है, अपना एक विजन है। पीपल्स पार्टी की अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है, MQM का है। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने पेशगोई की है कि काफ लीग आगे चलकर PTI का हिस्सा बन जाएगी, तो आपको लगता है इस हवाले से कि आगे चल के PTI और काफ लीग एक होने वाली है? देखिए, अभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, और परवेज लाई साहब ने और मोना सिलाई ने और हमारी जमात ने हर टेस्ट हमने पास किया। लोगों की कितनी अप्रीहेंशंस थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर एक ट्वीट भी आई थी और मिली हुई है। अगर आप मशवरा भी दो तो समझते हैं कि कहीं आपके कनेक्शंस हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास ऑप्शंस हैं। नहीं तो सर जरूरी तो नहीं है कि मर्ज किया जाए। वो खान साहब की एक ख्वाहिश है, आपको पता है उनकी दिल में कभी कभी बचगाना ख्वाहिशात आती हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स एक पार्टी है काफ लीग, उसका एक पुराना जोर है, चौधरी ज़हूर इलाही से लेकर अब तक एक तारीख है, एक लेगेसी है। तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट रहते हुए भी आप उनके साथ बड़े कोलिशन के साथ बड़ी अच्छी गवर्नमेंट मेंटेन कर सकते हैं। और एक आप भी अब आने वाले गुजरात में इलेक्शन लड़ेंगे, बेस्ट ऑफ लक। प्लस साथ में ये बताएं सर, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे जो है साफ सुथरे चेहरे और किरदार जो है वो इस सियासत में आए, अगर यही जमहूरियत चलनी है। नहीं चलनी तो फिर टेक्नोक्रेट में भी आप पूरा उतरते हैं बाय द वे। खैर सर आगे चलते हैं। ये बताएं सर, परवेज इलाही साहब जो हैं वो MQM को इनके साथ खान साहब से बिठाकर कुछ रैशनल यानी अकलियत पर कोई समझौता करवाएंगे नहीं करवाएंगे? देखिए, जब अपना पहली तो बात ये है जो अभी आपने बात की कि PTI में मर्ज होने की बात की, काफ की। देखिए, हमारे पास एक और ऑप्शन ये है सर कि चूंकि काफ लीग स्प्लिट है, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई में काफ लीग स्प्लिट है, और काफ लीग के सदर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन है, रजिस्टर्ड है ये पार्टी। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम एक नई पार्टी रजिस्टर कर लें। ओके वेरी अच्छा, रजिस्टर होगी हुई है हमारी। क्योंकि अगर हम एक पेज पे नहीं है चौधरी शुजात साहब के साथ, तो साहब अच्छा मेरी लास्ट क्वेश्चन सर मिस हो जाएगा। चौधरी शुजात साहब का कोई इम्कान नहीं है सर दोबारा एक होने का? हमारी ख्वाहिश तो बड़ी है कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ये वक्त आने पे पता चलेगा कि क्या इम्कान है। अच्छा
जी ठीक है। मियां यूसुफ साहब साबिक वज़ीर तालीम पंजाब हमारे साथ थे। नाजरीन एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, खुराक के बहरान के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हसीब अनवर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि रूस से 4,50,000 टन गंदम जो है वो हम दरामद कर रहे हैं, तो क्या हमारे किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाती कि वो गंदम जो है वो उगा सकें? जी, सबसे पहले ये बात समझें कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था कि भूख आपको कुफ्र तक पहुंचा देती है। तो इस टाइम पर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 121 ममालिक में 99 नंबर पर है। पाकिस्तान गंदम की पैदावार में 8वें, चावल में 10वें, गन्ने की पैदावार में 5वें, दूध की पैदावार में 4थे नंबर पर होने के बावजूद पाकिस्तान में तकरीबन 37 यानी 37% घराने फूड सिक्योरिटी का शिकार हैं। तो अब आप यहाँ और इसके साथ साथ जो है वो महंगाई इस वक्त तकरीबन 30.65% के साथ बढ़ रही है, जो कि मैंने प्रेडिक्शन पहले से दे दी कि ये 45 यानी 45% पर बढ़ जाएगी और आपका अफरात-ए-ज़र तकरीबन 45 से 50% बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तमाम कमोडिटीज यानी अजनास जो हैं वो महंगी तरीन हो जाएंगी। पाकिस्तान के साथ हर हुकूमत जो 30 साल से खेल रही है वो किसानों के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं कर रही। मैं बिल्कुल इस बात को तमाम हुकूमतों और वफाक और सूबाइयत तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप उनके साथ कर क्या रहे हैं। लार्जेस्ट एग्रीन बेस इकोनॉमी है, आप उनको 10 साल पुराना बीज दे रहे हैं, आपने उनके लिए बैंक नहीं बनाए, आपने उनको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक बनाया था वो बंद कर दिया। किसानों के लिए आप कर क्या रहे हैं और आप मंजूरी क्या दे रहे हैं? आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से तकरीबन 50,000 टन गंदम की दरामद की मंजूरी दे रहे हैं। यानी आप ये देखें कि आपने गंदम को इंपोर्ट पर लगा दिया। 1960, 70, 80 और 90 तक जो है वो रूस बहुत ही कम गंदम में था, लोगों से इंपोर्ट करता था। आज हालत ये हो गई कि रूस लोगों को गंदम दे रहा है। इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी अगर रूस के लिए हो सकती है कि वो गंदम की पैदावार करे, तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? तो इसका मतलब है किसानों को या तो सब्सिडी सही नहीं दी जा रही या उनके साथ पॉलिसियां गलत हैं या निजाम गलत जा रहा है। ये बात हमें इंक्वायर करना होगा हमारे किसानों को, और सियासत से निकलकर हमें असल बात यानी भूख और भूख उस पर बात करनी होगी। और भूख का हल सिर्फ 80% गंदम है। मेरे गरीब पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ 80% गंदम पे चल रहे हैं और मैल न्यूट्रिशन का और फूड इनसिक्योरिटी का शिकार पाकिस्तान। सही सर, आबादी में भी इजाफा हो रहा है ना, सालाना 50 लाख अफराद जो है उनका इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से लेकिन उसके बावजूद आप देखें ना सिर्फ 26.9 मिलियन टन जो है वो आप गंदम पैदावार है। उसके साथ अगर आप इतनी पैदावार कर रहे हैं तो ये जा कर रही है, स्मगल हो रही है या पैदावार नहीं हो रही, ये अभी हमें पूछना पड़ेगा चौधरी साहब से। जी नाजरीन, हसीब अनवर चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या गिले शिकवे हैं किसानों को हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो है मैनेजमेंट का। अभी आप देखें कि इस टाइम पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी पर बात हो रही है। ये साल आप सैलाब को और जो बारिशें बेतहाशा हुई हैं उनको आप कसूरवार ठहरा दें। होना तो ये चाहिए था यहाँ पर ज़राई इमरजेंसी लगती, यहाँ पर ज़राअत के हालात बेहतर करने की बात की जाती, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस टाइम अपनी सियासत खेलने में लगे हुए हैं। पीटीआई नून लीग को गलत कह रही है, नून लीग पीटीआई को गलत कह रही है, कोई किसी से इत्तेमाद के वोट की बात कर रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। हालात यहाँ पर हैं कि इस टाइम जखीरा अंदोजों की चांदी हुई है। उन्होंने गंदम को इतनी जखीरा अंदोजी कर दी है कि गंदम इस टाइम मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इस चीज का सबक हमें पिछले 70 साल से पढ़ाया जा रहा है। अब आप 70 साल का डाटा उठाकर देख लें, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है वो किसी और महकमे में, किसी और शोबे में नहीं हुई। हमारे यहाँ 45 के करीब सब्जियां काश्त की जाती हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 70 साल का डाटा उठा के देख लें, जो सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली या खाए जाने वाली सब्जियां हैं, हम उनके बीज तक नहीं बना सके। हम उनके बीज भी हमसाया मुमालिक से लेके आ रहे हैं। तो सर अवाने बाला में
अवाने बाला के अंदर तो मुसलसल वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने कहा हमने तकरीबन इतनी जबरदस्त रेशो कर दी, शरह नमू कर दी, किसान बड़ा खुश है हमसे। तो आप जरा असलियत तो बता दें कि किसान खुश है या नहीं है, किसान को सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही? इस हुकूमत ने 1800 अरब रुपए का इश्तिहार अखबारों में छापा कि हमने 1800 अरब रुपया इस मुल्क के किसानों पर खर्च कर दिया। अगर आप इस मुल्क में 1 करोड़ किसान लगा लें तो फी घराना 18 लाख रुपया बनता है। आप मुझे बता दें कि 18 लाख क्या, 1,80,000 क्या, 18,000 का फायदा भी किसी काश्तकार को मिला? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सरकारी यूरिया खाद जो इस टाइम गंदुम में जिसकी अशद जरूरत है, उसका सरकारी रेट 2200-2300 रुपए का फी बैग है। मार्केट में वही यूरिया 3200-3300 रुपया फी बैग में अवेलेबल है। तो ये बेच कौन रहा है सर? मार्केट की प्राइस कौन डिटरमिन कर रहा है और बेच कौन रहा है? यानी इतना बड़ा फर्क कौन डाल रहा है? ये सब माफिया हैं, ये सब मुनाफाखोर माफिया हैं। हुकूमत की नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है। तो फिर नहीं सर, पंजाब में डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी यानी चीफ सेक्रेटरी का काम है सर, सबको इस चीज का पता है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वजीर आला पंजाब तक आप पहुंचे या आपकी वफाक तक आवाज पहुंची है सर कि ये इस टाइम यूरिया का ये रेट चल रहा है, आप बराए मेहरबानी इसको कंट्रोल रेट पे जो गवर्नमेंट का रेट है उस पे इसको अवेलेबल करवा दें। उन्होंने मुझे ये कहकर तसल्ली दे दी कि आपको इस रेट पर यूरिया मिल रही है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आप लेकर डाल लें। दूसरा अलमिया देखें, इस टाइम जरूरत ये थी कि हमारे किसान को, हमारे काश्तकार को इतनी फैसिलिटीज, इतनी सब्सिडीज दी जाती कि जहां उसने 1 बोरी खाद की डालनी थी वो 2 डाल लेता, जिससे उसकी पैदावार बेहतर हो जाती। सर गंदम रूस से क्यों मंगवा रहे हैं सर? हम तो गंदम पूरा कर रहे हैं। मुझे तो फ्लोर मिल की तरफ से बताया गया कि हमारे पास गल्ले का, आटे का कोई कमी नहीं है। देखें, अर्ज ये है कि यही मुल्क थे, यहीं पे गंदम होती थी, यहीं पे आटा पूरा हो जाता था। ये जब से यहाँ पे मैनेजमेंट के मसाइल पैदा हुए हैं, कोई उसे स्मगलिंग का नाम दे रहा है। अब स्मगलिंग रोकना इस मुल्क के किसान का काम तो नहीं है, ना आपका काम है। स्मगलिंग बॉर्डर पे हो रही है, बॉर्डर की जिम्मेदारी किसी और के पास है। जो यहाँ से लेके एक तो सब्सिडी किस किस एरिया में मिल रही है सर? ये बताइए, क्या ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिल रही है? गंदम जो है, मुझे ये बताइए, जो उनको इतने बड़ी मिकदार में रूस से गंदम ले रहे हैं, इसमें इनको क्या फायदा है सर? ये हुकूमती लोग या वफाक को या सूबे को या चीफ सेक्रेटरीज को क्या फायदा हो रहा है नीचे स्मगलिंग करवाने का? देखें, अर्ज ये है, ट्रैक्टर पे तो हमें इस कदर ज्यादा सब्सिडी मिल रही है कि इस मुल्क में एक ट्रैक्टर साज इदारे ने अपनी प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। प्रोडक्शन बंद करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके ट्रैक्टर बिक नहीं रहे थे। ना बिकने की वजह यह थी कि वो ट्रैक्टर एक आम किसान की कुव्वत खरीद से ही बाहर हो चुके हुए हैं, तो उन्होंने मजबूरन अपनी फैक्ट्री ही बंद कर दी है। जहां तक बात है आपके दूसरे सवाल का कि गवर्नमेंट मशीनरी को क्या फायदा होता है, पहले ये यहाँ की चीज बाहर भेज देते हैं, उस वक्त पैसे कमाते हैं, फिर बाहर से चीज मंगवाते हैं, तब ये पैसे कमा लेते हैं। लेकिन इसके अंदर नुकसान जो है वो इस अवाम का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है। इस मुल्क के बारे में इस टाइम कोई नहीं सोच रहा। अच्छा सर, ये बताएं, 2021 में पैदावार जो हुई है वो 27.5 मिलियन टन पैदावार रिकॉर्ड हुई है। 2022 में उन्होंने कहा 26.4 मिलियन टन रिकॉर्ड हुई। जुलाई अगस्त में इन्होंने सारे इल्जाम लगा दिए कि सैलाब की जो तबाही की वजह से वो गंदम की फसल के ऊपर नुकसान हुआ है। लेकिन सारे फ्लोर मिल और किसान कह रहे हैं कि हमारे पास तो गंदम पड़ी है, आप हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो इसका मैकेनिज्म कौन दुरुस्त करेगा? चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं सुन रहे? पंजाब क्यों नहीं सुन रहा? सिंध क्यों नहीं सुन रहा? वफाक क्यों नहीं सुन रहा? और कैसे सुनाना है उनको? डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि यहाँ पर हुकूमत नाम की चीज ही कोई नहीं है। आप मुझे बता दें कि पंजाब का फूड मिनिस्टर साहब कहां पर हैं? उन्होंने क्या एक्शन लिए हैं? उन्होंने इस मसले के हल के लिए क्या क्या अहकाम दिए हैं? मेरी नजर से तो एक नहीं गुजरा। अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो आप भी हमसे शेयर करें। बात यह है कि इनकी अच्छा ठीक है सर, आप चेयरमैन किसान इत्तेहाद है, मैं आपके टाइम का फायदा उठाना चाहता हूं। इनके और मसाइल हैं, हमारे और मसाइल हैं। मैं सर आपका फायदा उठाना चाहता हूं। एक तो गंदम की बात हमने कर ली, हमारे सामने ये बहुत बड़ी ज्यादती हम देख रहे हैं। मैं हुकूमतों को, सारी हुकूमतों को, वफाकी और सूबाई सारी हुकूमतों को कहना चाहता हूं कि खुदारा इस तरफ देखें, ध्यान दें, सियासत छोड़ें, हमारी रोटी का बंदोबस्त करें।
रोटी का बंदोबस्त इस तरह होगा सर कि 10% दरामद की गई है अभी आपकी जो है आलमी मंडियों से आपकी महंगी तरीन गंदम। एक तो ये मैटर साइड पर करते हैं सर, टमाटर से लेकर आलू जितने भी आपकी सब्जियां हैं वो और दालें, खास तौर पे दालें तकरीबन सब इंपोर्ट हो रही हैं। ये किसान जो है हमारे स्किल नहीं है, उनके पास विल नहीं है, किसान काम नहीं करना चाह रहा, या हमारे पास वो फैसिलिटी ही नहीं है चीजें पैदा करने की। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क की 65% आबादी इस टाइम ज़राअत के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। अब किसान को ना मोबाइल फोन बनाना आता है, ना उसे टीवी असेंबल करना आता है, उसे तो सिर्फ ज़राअत आती है। ज़राअत वो आप उसे अच्छे बीज मुहैया करें, आप उसे 1 नंबर पेस्टिसाइड मुहैया करें, आप उसे 1 नंबर खाद मुहैया करें, आप उसे सस्ती बिजली मुहैया करें। इसके बाद अगर वो किसान आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे सका, फिर आप किसान की तरफ उंगलियां उठाएं। मेरा आखिरी सवाल ये है, मेरा आखिरी सवाल कि हमारे किसान कमजोर नहीं है, हम अपनी जरूरत की सब्सिडी कमोडिटीज बना सकते हैं, हमारा किसान कमजोर नहीं है। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हसीब अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।